नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज मैं आपके लिए फिजिक्स की लास्ट वीडियो लेके आया हूँ। इसके बाद जो भी पेपर होंगे उनकी हम वीडियोस अपलोड कर देंगे आपके लिए। जैसे जीके एंड साइकोलॉजी सब में कंपल्सरी होता है, जिससे आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे किस तरह से इस बार पेपर आ रहा है। एंड अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो नॉन मेडिकल वालों के लिए इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनका जो टैट है वो सबसे पहले हुआ करता था, जिससे उन्हें पता नहीं लगता था कि पेपर का पैटर्न किस तरह से आ रहा है, ये चेंज हुआ है। बट इस टाइम जो है आपका सबसे लास्ट में है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि जो आपका पेपर है उसमें आप इजी वे में अब आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस तरह से साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड जीके के ओके चेंज भी हो जाते हैं, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि सारे के सारे टैट जो हैं एक जैसे होंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तकरीबन 60 to 70 क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं क्लास +2 से रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए पार्टिकल, कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है तो उसमें मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। उसमें उतना चार्ज होगा जितना एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। ओके, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है इसमें चार्ज होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। आपके पास कोई भी वैल्यू दी हो सकती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो मीडियम के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है, तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। ओके, अगर वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आया भी था टैट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 1 कूलम चार्ज इज। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है फॉर्म 1 कूलम चार्ज में कितने होंगे, तो वो आपके पास होंगे 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के यूनिट क्या होंगे आपके पास, कूलम मीटर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट आपके पास होंगे न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायरेक्ट ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके पास उसकी वैल्यू 1 होती है, एंड जो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आपके पास कितने यूनिट होते हैं, वोल्ट। ओके, एंड 1 वोल्ट आपके पास कितना होता है, 1 जूल कूलम इनवर्स। ओके, तो 1 वोल्ट आपके पास क्या होता है, 1 जूल कूलम इनवर्स। ओके, तो इसकी वैल्यूज है आपके पास, या आप इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि वी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क अपॉन चार्ज। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो जो कैपेसिटेंस है उसके जो एनसाई यूनिट है आपके पास वो फैराडे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस इन सीरीज़। अगर आप सीरीज़ में कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करोगे तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ओके, एंड अगर हम पैरेलल में इसे करेंगे तो हमारे पास होगा c इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट अभी हमने देखे थे कितने थे, कूलम। एंड पावर के यूनिट हमारे पास होते हैं वाट। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो रेजिस्टेंस है। यहाँ से तकरीबन 5-6 क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। जो रेजिस्टेंस है वो करंट के ऊपर किस तरह से वेरी करती है, एरिया के ऊपर किस तरह से वेरी करती है, आपके पास लेंथ के ऊपर किस तरह से वेरी करती है। जो रजिस्टिविटी या हम जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं वो लेंथ, एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास ओहम लॉ होता है V इज इक्वल टू आई। वी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे आपके पास बनता है V इज इक्वल टू आर आई। ओके, तो रेजिस्टेंस आपके पास हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन कितना वहाँ पे करंट है। फिर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली कि अगर लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर रेजिस्टेंस आपके पास लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, एंड ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो जब आप हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास यहाँ पे एक और साइन आता है रजिस्टिविटी का, जिसे आप रो भी कह सकते हैं। तो जो रजिस्टिविटी है आपके पास वो आपके पास होती है रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। यहाँ से डायमेंशन भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको याद रखिए। एंड जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है आपके पास वो डायमेंशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। ओके, स्पेशली नेचर के ऊपर डिपेंड करती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्चॉफ फर्स्ट लॉ एंड क्रिस्चॉफ सेकंड लॉ। मैंने एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाए। ओके, जो क्रिस्चॉफ फर्स्ट लॉ है उसे हम कहते हैं जंक्शन लॉ।
क्रिस्चॉफ सेकंड लॉ है उसे हम कहते हैं वोल्टेज लॉ। जो क्रिस्चॉफ फर्स्ट लॉ है उसे हम और भी एक नाम से जानते हैं, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, किस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं? जंक्शन लॉ या क्रिस्चॉफ्स लॉ, दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है क्रिस्टॉफ सेकंड लॉ, तो वोल्टेज लॉ हम इसे कहते हैं। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, जो सेकंड लॉ है उसे हम एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं, यानी वोल्टेज। एंड जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज एंड जंक्शन के साथ। इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। क्रिस्टॉफ फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर अगर आप देखोगे तो सी एंड जे जो है पहले आता है आपके पास। ओके, क्योंकि आपको पता है एक जंक्शन एक तरफ बुलेट है, तो जो सी है वो पहले आएगा, यानी क्रिस्टॉफ फर्स्ट लॉ में सी लगेगा, यानी चार्ज लगेगा। एंड जो एनर्जी है वो बाद में आएगा, यानी क्रिस्टॉफ सेकंड लॉ में आपके पास एनर्जी लगेगा। एंड अगर आप बात करते हैं जंक्शन एंड वोल्टेज की, कि जंक्शन लॉ होगा कि वोल्टेज, तो आपको पता है जे पहले आएगा, वी बाद में आएगा। तो ये आपके पास इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। तो आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो होती है वो केवल आपके पास नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, बाकी वो किसी भी चीज़ के ऊपर, यानी डायमेंशन के वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। तो जो किलो वाट आवर है आपके पास वो किस चीज़ की यूनिट है आपके पास? एनर्जी के। ऑलवेज याद रखिएगा, किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन में आया भी था ये। फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें पता है हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ताकि अगर ओवरलोडिंग हो तो हमारे जो भी इक्विपमेंट घर में हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक, वो डैमेज ना हो। तो उसका यूज़ करने का बेनिफिट क्या है? तो वो आपके पास एज ए स्विच या इमरजेंसी स्विच जो है वर्क करते हैं। आपको पता है अब तो ऑटोमेटिक आ गए हैं, जो भी आपके पास प्लग जैसे ऊपर की साइड होता है वो नीचे की साइड हो जाता है अगर वोल्टेज जो है अप डाउन आपके पास होती है, ओके, या ज़्यादा वोल्टेज आती है। पहले फ्यूज़ वायर यूज़ करते थे जो कि ईजिली आपके पास मेल्ट हो जाती थी, तो वो एज ए स्विच आपके पास वर्क करता है, इमरजेंसी। नेक्स्ट हमारे पास जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ओके, अगर पावर इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस आपके पास कम करेगी। एंड आपके पास एक बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी किसी में। अगर आपको पावर पता है एंड टाइम पता है, टाइम अगर आप आवर में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और हम फार्मूला यूज़ करेंगे एच इज इक्वल टू पी इंटू टी इन सेकेंड। ओके, एंड अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है वी, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, हीट गिवन है, या आपको यहाँ से कोई भी वैल्यू गिवन होगी, तो आप इस फार्मूले को रीअरेंज करके जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको हीट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम मीटर। एंड अगर आप कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी के आपके पास जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है उसके ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स, एंड नॉर्मल जो कंडक्टेंस है उसके आपके पास सीमंस या ओहम इनवर्स आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ थर्मोपाइल। तो थर्मोपाइल कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? सी बैक इफेक्ट। ओके, तो ये आपके पास वर्क करता है सी बैक इफेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास वन गॉस इज इक्वल टू, तो वन गॉस क्वेश्चन आया भी था, 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। एंड वन टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। तो टेस्ला जो है आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट है। ओके, एंड गाइस मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देता हूँ जो कि आपके पास परीक्षा ऐप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है, क्योंकि इस ऐप में आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज जो है मिल जाती है। तो इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं HPTGT50, तो आपको वहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। वहाँ पे आपको टेट से रिलेटेड भी सीरीज़ है, अगर आप नेक्स्ट टेट की जो भी तैयारी करेंगे उनके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगी। एंड काफ़ी कम उसमें आपको प्राइस मिल जाएगा। एंड अगर आप HP का कोई और टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। डेमो लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप डेमो लेक्चर वहाँ पे ले सकते हैं। एंड आप इजी वे में जो है अपने स्टडी को एनहांस कर सकते हैं। ओके, तो नीचे लिंक आपने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि गैल्वेनोमीटर को आपको पता होगा कि हम एमीटर एंड वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या अप्लाई करना है? हमें वहाँ पे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड अगर हमारे पास वोल्ट मीटर है तो अगर उसे हमें गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड जो गैल्वेनोमीटर सॉरी जो एमीटर है उसको हम ऑलवेज सीरीज में लगाते हैं। ओके, हम तभी उसको पैरेलल में लगाएंगे जब हमें गैल्वेनोमीटर के
कन्वर्ट करना है एमीटर में। यानी अगर गैल्वेनोमीटर को हम पैरेलल में लगाएंगे तो वो एमीटर बन जाता है, अगर गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाते हैं एट अ हाई रेजिस्टेंस तो वो आपके पास वोल्टमीटर बन जाता है। अमीटर को हम ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को हम ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो आपके पास एमीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो मिनिमम होती है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। एंड जो आपके पास रेजिस्टेंस होगी आइडियल अमीटर की वो आपके पास ज़ीरो होगी, एंड जो रेजिस्टेंस है ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर वो आपके पास इन्फिनिटी होगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लोट्रॉन एक्सरलेट। जो आपके पास साइक्लोट्रॉन है वो किस चीज़ को एक्सरलेट करता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास कोई भी वर्क डन हो रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन, यानी हम वर्क कर रहे हैं किसी चार्ज के ऊपर और वो चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो वर्क डन होगा वो आपके पास ज़ीरो होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैचिंग है, तो ये आपको बताएगा कि कौन सी वेव हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रोवेव्स है तो हम उन्हें यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। ओके, जो रेडियो वेव्स हैं उसे हम सेलुलर फ़ोन, ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, आईआर यानी इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड को रिमोट स्विचेस में यूज़ करते हैं। जो हम टीवी में रिमोट यूज़ करते हैं उनमें आईआर यूज़ करते हैं। एंड जो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज है उसे हम LASIK में जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड ऑफ EM वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपके पास उसकी स्पीड कितनी होती है। अगर आप देखोगे अगर वो फ्री स्पेस में मूव कर रही है, किसी मीडियम के अंदर नहीं है, तो उसकी स्पीड जो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास लेंसेज से रिलेटेड है, तो लेंस मेकर फार्मूला है फर्स्ट आपके पास 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। नेक्स्ट लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एंड लेंस फार्मूला ये हो गया, मिरर फार्मूले में इसको प्लस कर दीजिए, आपके पास मिरर फार्मूला हो जाएगा। ओके, पावर किस तरह से निकालते हैं हम? इक्विवेलेंट लेंस की, अगर आपको दो पावर दी है तो उनको ऐड कर दीजिए। एंड अगर आपको इक्विवेलेंट लेंस की पावर निकालनी है, आपको दो लेंस जिनकी फोकल लेंथ दी हुई है एंड कंबाइन फोकल लेंथ निकालनी है, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई मिरर होता है आपके पास, कनकेव हो गया, कन्वेक्स हो गया, जैसे गाड़ियों में कौन सा यूज़ करते हैं, शेविंग में कौन सा यूज़ करते हैं, तो हमने ये पहले आपके साथ हर एक टर्म डिस्कस की है। ओके, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई की आपको पता है मिनिमम जो है 25 सेंटीमीटर जो होते हैं, हम इस अगर डिस्टेंस से देखेंगे तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। एंड जो दूर तक देखने की होती है वो इन्फिनिटी तक होती है। नेक्स्ट हमारे पास आई से रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं एंड उन्हें किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं, वो टर्म आपके पास है। फर्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो नियर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखते हैं। ओके, तो हम इसे ठीक करते हैं कन्वेक्स लेंस से, यानी जो हाइपरमेट्रोपिया है उसे कन्वेक्स लेंस के साथ हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मायोपिया आता है। तो मायोपिया में हमें क्या होता है कि जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर नहीं दिखते हैं। ओके, दिखेंगे जरूर बट क्लियर नहीं दिखेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्री बायोपिया। ओके, तो प्रिस बायोपिया जो है हमारे पास, इसमें आपके पास इस वर्ड को आप इस तरह से याद रख सकते हो कि प्रिस बायोपिया, बाई मीन बाईफोकल लेंथ, सॉरी बाईफोकल लेंस। तो इसमें क्या होता है, दोनों हो जाते हैं आपके पास, ना ही आपको दूर का क्लियर दिखेगा ना ही नज़दीक का। तो इसमें क्या होता है कि हम बाईफोकल लेंथ यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे कोई लेंस हो गया तो जो उसका जो अपर पोर्शन होगा उसमें कनकेव लेंस ऐड होता है, एंड जो लोअर पोर्शन है उसमें आपके पास कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, नॉट मिरर। ओके, एंड लास्ट है यहाँ पे हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म। ओके, एस्टिग्मेटिज्म, तो ये इसमें क्या होता है हमारे पास की जो इनएबिलिटी ऑफ स्टिमुलेशन फोकसिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, कुछ ये डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से जो है जो फोकस होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वो सही नहीं हो पाती है। तो स्पेशली मेन ये तीन है आपके पास। ओके, बट आपको हर एक का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्जाम में आया है। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास होती है MP इज इक्वल टू 1+D/F, यानी पावर एंड कितनी उसकी फोकल है, डायोप्टर। नेक्स्ट है हमारे पास डायफ्रैक्शन। तो कौन कौन सी वेव जो है आपके पास डायफ्रैक्शन शो करती है? तो आपके पास जो रेडियो वेव्स है, एक्स रेज है, साउंड वेव एंड अल्ट्रासोनिक वेव जो है आपके पास डायफ्रैक्शन शो करती है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल ऑन वाटर ऑफ्टन एग्जिबिट ब्रिलियंट कलर।
ड्यू टू द फिनोमेना। आपने देखा होगा अगर जो आपके पास वाटर है उसमें अगर आप ऊपर ऑयल फेंक देंगे एंड जैसे सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, कोई वाइट लाइट पड़ती है, तो वो आपके पास काफ़ी कलर शो करता है, तो वो आपके पास इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ओके, काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेनबो किस तरह से बनता है एंड जो आपके पास प्राइमरी रेनबो हो गया, सेकेंडरी रेनबो हो गया, इनसे रिलेटेड काफ़ी टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। आपके पास जो कल स्काई है वो आपको ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो पहले सारी की सारी टर्म डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उनको भी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारे पास एट क्यूरियस पॉइंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक बिकम, तो जो आपके पास क्यूरियस पॉइंट होता है उसके उसमें जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो आपके पास पैरामैग्नेटिक जो है वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, एंड जो आपके पास पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। आपको जैसे पता है जो कंडक्टिविटी है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी करती है, कम हो जाती है। ओके, बट जो आपके पास सेमी कंडक्टर होंगे तो सेमी कंडक्टर की किस तरह से वेरी करती है, तो सेमी कंडक्टर की आपको पता होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ सेमी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी कम होती है एंड जो उसकी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो कंडक्ट जो नॉर्मल कंडक्टर हैं, जो सेमी कंडक्टर हैं, उनमें ये आपके पास डिफरेंस है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है हमारे पास लेंस लॉ इज इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ, जो लेंस लॉ है आपके पास उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन के आपके पास क्या यूनिट होते हैं, हेनरी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर वर्ब कौन, जो ट्रांसफॉर्मर है आपके पास वो वर्क करता है अल्टरनेटिव करंट के ऊपर एंड जो प्रिंसिपल वहाँ पे यूज़ होता है वो है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी यानी डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी आपके पास वो होती है 0 एंड जो घरों में आपको एसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपके पास 50 हर्ट्ज, आया था एग्जाम में। एंड एवरेज ऑफ अल्टरनेटिव करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, अगर आपके पास पूरा एक कंप्लीट साइकिल है तो उसमें जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो आपके पास होगी 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बिब्ग्योर से रिलेटेड है एंड गाइज आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, जो फर्स्ट पीडीएफ थी वो सेकंड में आ गई थी, तो इसका आप कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर आगे पीछे हो गए हैं, बाकी वीडियो उसी पैटर्न में है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बिबग्योर, आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ याद है तो आपको पता होगा इस तरफ जो है वेवलेंथ इंक्रीज करती है, मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर की होती है आपके पास। ओके, तो जो आपके पास फॉर्म होगी, आपने देखा होगा नीचे की तरफ से ऊपर को आपके पास रेनबो बनता है इन प्रिज्म, प्रिज्म का थोड़ा सा अलग है बट रेनबो जो है आपके पास इसी ऑर्डर में होता है एंड फ्रिक्वेंसी जो है आपके पास इसकी सबसे ज़्यादा है, तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वॉयलेट कलर की। ओके, एंड उस तरफ को वो डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ड्यू टू इट्स, तो लाइट जो है आपको पता है वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है नेचर में होती है। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन अ वेव एंटर मीडियम व्हाट डज नॉट चेंज, तो जो आपके पास वेव्स है जब वो किसी मीडियम के अंदर, जैसे मान लिया रेयर टू डेंसर के अंदर एंटर कर रही है, तो कौन सी टर्म जो वहाँ पे चेंज नहीं होगी, तो वो है आपके पास फ्रिक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिएशन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल एचेज, तो मसल एचेज में हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स। ओजोन इज़ फाउंड इन, तो जोन आपके पास मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में एंड गाइस आपको जो हमारी जितनी भी रेडिएशन है गामा अल्फ़ा बीटा एंड यूवी हो गई, तो इनको पता होना चाहिए कि इनसे इसको डिस्कवर किया है, मैक्सिमम आपको रेंज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपके पास एनर्जी के यूनिट है और इसकी वैल्यू जो है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। नेक्स्ट है हमारे पास द थर्मिनोस आर, तो जो आपके पास थर्मिनोस है वो टर्म है एक आपके पास। ओके, इसमें क्या होता है आपके पास कि जो आपके पास मेटल होगा उसमें जब लाइट स्ट्राइक करेगी उसके सरफेस के ऊपर तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एजिक्ट होते हैं। ओके, यानी बाहर निकलते हैं, तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है वो आपको बताता है एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 51 न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ से भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में यहाँ पे स्टडी किया है। आपको पता होगा न्यूक्लियर फ्यूजन हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। ओके, अब न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम चेन रिएक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते
एंड जो आपके पास एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन में, तो न्यूक्लियर फिजन में कम एनर्जी रिलीज होगी एज़ कम्पेयर टू फ्यूज़न। बट फ्यूज़न जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंड जो इसमें आप अगर देखोगे तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, तो जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है इसको हम यूज़ करते हैं सन में, यानी सोलर एनर्जी जो भी हो गई, हाइड्रोजन बॉम्ब में। और आपको पता होगा जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू अटोमिक बॉम्ब। ओके, अटोमिक बॉम्ब में हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फिशन। ये क्वेश्चन भी आता है कि एटॉमिक बॉम्ब जो बॉम्ब है आपके पास उसमें कौन सी प्रोसेस यूज़ होती है, कौन सा प्रिंसिपल लगता है, तो उसमें न्यूक्लियर फिशन आपके पास लगता है। न्यूक्लियर फिशन में आपके पास क्या होता है कि वन हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होती है टू स्मॉल न्यूक्लियस में, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में आपके पास क्या होता है कि टू स्मॉल न्यूक्लियस जो है कंबाइन होती है हैवी मास में। ओके, अब इसमें जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन यूज़ करते हैं उसका थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस है। जैसे फ्यूल, तो फ्यूल उसमें क्या यूज़ करते हैं, U-235 ये आइसोटोप्स हैं। थोरियम यूज़ कर लेते हैं, प्लूटोनियम हम यूज़ कर लेते हैं Pu-239, 240, 241। तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। फिर मॉडरेटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। D2O एंड ग्रेफाइट दोनों के दोनों एज ए मॉडरेटर यूज़ होते हैं। क्या करते हैं एग्जाम में कि आपको एक ऑप्शन में D2O दे देंगे, एक में ग्रेफाइट, एक में आपको कुछ और एक ऑप्शन में दे देंगे A एंड B। तो आपको वहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट की A देखते हैं और आंसर लगा देंगे D2O ही होगा, तो आपको वहाँ पे A एंड B दोनों में आंसर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल मटेरियल। इसमें जो है कैडमियम रॉड जो है वो एज ए कंट्रोल मटेरियल यूज़ की जाती है, एंड कूलेंट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वाटर, CO2 एंड N2। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ठीक ढंग से देख लीजिएगा। एंड डिस्कवरी, तो एक्सरे की किसने की थी, रॉइंगटन ने। एंड नेक्स्ट है हमारे पास निबल स्टैंड फॉर, तो निबल आपके पास एक कंप्यूटर की टर्म है। बेसिकली जो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है फिजिक्स भी एक कंप्यूटर ही है आपके पास, यानी फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर की, तो वहाँ पे एक पार्ट आपके पास आ जाता है। तो निबल आपको रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ 4 बिट। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास एलईडी, तो एलईडी जो है आपके पास वो किस तरह की एमिशन जो है आपके पास, या किस तरह की रेडिएशन जो है देती है, तो वो आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन देती है। एंड जो एलडी है आपके पास वो आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन देती है। ओके, एंड जो टीवी ट्रांसमिशन है, जो आपका पास टेलीविज़न है, उसमें कितनी फ्रिक्वेंसी जो है यूज़ की जाती है, 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है। अगर आपके पास लूसेंट जर्नल साइंस की बुक है तो वहाँ पे आपको सेपरेट में एक कॉलम दिया होगा जहाँ पे हर एक ट्रांसमिशन मोबाइल में, सेलुलर फ़ोन में कितनी ट्रांसमिशन यूज़ की जाती है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास वो बुक नहीं है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं, आपको इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज़, तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा हो, एंड जितने भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल से तैयारी की है, जिन्होंने नहीं भी की है, मैं आशा करता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो टैट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि हमने पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की थी, एंड इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की। जब दोनों वीडियो कंबाइन हो गई तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस, चाहे आपका +1 +2 जितना भी सिलेबस आ सकता है वो सारा का सारा हमने कवर किया है। तो अगर आपने पूरी ईमानदारी से एकदम हर एक अपना बेसिक्स क्लियर किए हैं तो आपका जो है टेस्ट क्लियर हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, ताकि आप दोबारा से उस फॉर्म को फिल ना करें, एक ही बार में आपका टेट जो है क्लियर हो जाए। सो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पेपर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।